Very good morning, students. I am Murthy, your history teacher, going to teach you theme 2, Kings, Farmers and Towns. And today, in our topic that is trade in the subcontinent and beyond, we will discuss about the trade, commerce, business that was prescribed or flourished during 6th century BCE. जो हमारा हम पढ़ रहे हैं 6th सेंचुरी बीसीई, उसके दौरान किस चीज का व्यापार होता था, कौन लोग व्यापार करते थे, किन देशों के विचकार व्यापार होता था, स्टेट टू स्टेट व्यापार था या कंट्री टू कंट्री था, और ये व्यापार कौन से रूट्स के द्वारा होता था, सी रूट या लैंड रूट या दोनों के द्वारा. We are going to read about this. Okay, let us start our topic, that is trade in the subcontinent and beyond. बेटे फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसीई मीन हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं, 6th सेंचुरी बीसीई की बात कर रहे हैं. लैंड एंड रिवर रूट्स क्राइस क्रॉस द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शंस. मीन जो है ट्रेड दैट इज कैरिड ओवर लैंड एज वेल एज ओवर वाटर. मीन लैंड के ऊपर भी व्यापार होता था और वाटर के थ्रू भी, वाटर के रास्ते थ्रू भी. मीन रिवर्स इंटरकनेक्टेड करते थे पूरे सब कॉन्टिनेंट. आपको सब कॉन्टिनेंट तो पता है ना, इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज टर्म्ड एज सब कॉन्टिनेंट. इनको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बिकॉज इट हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लाइमेट, यूनिक क्लाइमेट, various kinds of landforms, and it is as big as the size of a continent. मीन इसका साइज भी इतना बनता है जैसे एक कॉन्टिनेंट का होता है, लेकिन हम इसको सब कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं. जैसे इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, इन सभी कंट्रीज को मिला के सब कॉन्टिनेंट बनता है बेटे. तो इस सब कॉन्टिनेंट के ऊपर लैंड रूट भी था और रिवर रूट भी एक दूसरे को कनेक्ट करते थे, एक दूसरे एरियाज को. क्राइस क्रॉस्ड मीन जैसे ये रिवर जा रहा है, कोई रिवर यहाँ से आ रहा है तो क्राइस क्रॉस कर रहा है, कोई जो रूट है लैंड रूट ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तो क्राइस क्रॉस्ड. समझ गए ना, द सब कॉन्टिनेंट एंड एक्सटेंडेड इन वेरियस डायरेक्शन. मैंने पहले बता दिया कि जो इसके रूट्स हैं, जो सी रूट, लैंड रूट और यू कैन से रूट थ्रू रिवर, देयर extended in various directions. It is north, east, north, west, southeast, southwest. This is north, south, east, west. ऐसे आप देख रहे हो कि they extended in various directions. Overland into Central Asia, means Central Asia को जाते थे अगर ओवरलैंड के थ्रू, थल के रास्ते जाए हम. एंड बियॉन्ड उससे भी आगे जाते थे, इटली तक चले जाते थे, क्लियर, रोम तक, ये थल रास्ते हैं जो. एंड ओवर सी की बात करें मीन समुद्री रास्ते जो व्यापार होता था फ्रॉम पोर्ट्स दैट डॉटेड द कोस्ट लाइन, मीन कोस्ट लाइन से जो इंडिया में है वहां से लेकर एक्सटेंडेड अक्रॉस द अरेबियन सी तक टू ईस्ट. ईस्ट में अरेबियन सी है ना, आपको पता है, क्लियर. इस साइड अरेबियन सी है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, क्लियर, यहाँ इंडियन ओशन है, यू नो. तो टू ईस्ट अरेबियन सी तक, टू ईस्ट तक जाते थे, एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया. एंड मीन अरेबियन सी से लेकर ईस्ट तक, ये अरेबियन सी है, ईस्ट तक ये समुद्री रास्ते से व्यापार होता था. नॉर्थ अफ्रीका में भी समुद्री रास्ते से व्यापार होता था. वेस्ट एशिया तो इस साइड है, वहां भी समुद्री रास्ते से व्यापार होता था. एंड थ्रू द बे ऑफ बंगाल, अगर हम बे ऑफ बंगाल की बात करें, यहाँ से ये जाता था टू साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना, मीन समुद्री रास्ते से चाइना.
से व्यापार करते थे। रूलर्स ऑफन अटेम्प्ट टू कंट्रोल दीज रूट्स, जो रूलर्स होते थे वो अक्सर क्या कोशिश में रहते थे, इन ट्रेड रूट्स को अपने कंट्रोल में लेने की उनकी ख्वाहिश होती थी। पॉसिबली बाय ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर अ प्राइस, मीन कैसे कंट्रोल करते थे, कहते थे जो भी व्यापारी यहाँ से जाएंगे इस रास्ते से हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे ताकि उनको कोई चोर ठग या लुटेरे ना लूट लें, लेकिन बदले में हम क्या लेंगे, उसकी प्रोटेक्शन की प्राइस लेंगे। जैसे जब हमारे देश में 4वीं सदी में कुषाण वंश था तो कनिष्क ने चाइनी व्यापारियों को जो लैंड रूट के थ्रू रोम जाते थे अपना सिल्क बेचने के लिए प्रोटेक्शन दी थी, बदले में हमें उनसे क्या मिलता था, गोल्ड कॉइन्स मिलते थे। इसीलिए तो उस समय हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग रही है। भारतीय इकोनॉमी गुप्ता पीरियड को, कुषाण वंश को सुनहरी गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। रीजन इज बिकॉज ऑफ प्रॉस्पर्स इकोनॉमी, खुशहाल थी हमारी इकोनॉमी। दोज हु ट्रवर्स्ड मीन जो यात्रा करते थे, यात्री भी उनको कहते हैं ट्रवर्स दीज रूट्स, जो व्यक्ति भी इस रास्ते से जाता था, इंक्लूडेड पैडलर, चाहे वो पैदल थे और प्रॉब्ली ट्रेवल्ड ऑन फुट, क्लियर, हु प्रॉब्ली ट्रेवल्ड ऑन फुट, जो पैदल चलते थे, एंड मर्चेंट्स हु ट्रेवल्ड विद कार्बन्स ऑफ बुल कार्ट्स, और व्यापारी जो काफले लेकर चलते थे, मीन्स काफले जिसके 10 गाड़ियां, बैलगाड़ियां, 20 बैलगाड़ियां, 100 बैलगाड़ी भी इकट्ठी होती थी, उनको कारावान्स बोलते हैं, कारावान्स ऑफ बुलॉक्स एंड पैक एनिमल्स, उनके साथ एनिमल्स भी होते थे, क्लियर, मीन्स एनिमल्स के ऊपर जैसे ऊंट हो गए, खच्चर हो गए, घोड़े हो गए, उनके ऊपर अपना जो लोड है वो रख के कैरी करते थे। ऑल्सो देयर वर सी फेयर्स, मीन्स समुद्री जो है किराए भी होते थे, जैसे हम बस फेयर देते हैं ऐसे, तो उसके थ्रू भी व्यापारी व्यापार करते थे, बोट शिप वगैरह को हायर कर लेते थे बदले में रेंट पे करके, किराया पे करके। whose ventures were risky, लेकिन इन मर्चेंट्स की जो यात्रा होती थी बड़ी रिस्की होती थी, उनको हर समय ठगे जाने का डर रहता था, लुट जाने का डर रहता था, क्योंकि उनके पास जब वो व्यापार के लिए निकलते थे उस समय पैसा होता था, जब व्यापार करके आते थे उस समय वो चीजें होती मीन्स सेल करने के लिए, या फिर जब चीजें सेल करने जाते थे वो भी कीमती थी, जब वापस आते थे तो सेल के बाद जो उन्होंने पैसा कमाया होता था वो भी कीमती, दोनों समय दे आर हैविंग रिस्क, दे फेस रिस्क, उनको रिस्क होता था। उस समय चोर लुटेरे भी बहुत होते थे, आजकल भी चोर लुटेरे हैं, लूट लेते हैं जो लोगों को, पैसे के साथ हम कभी सेफ नहीं होते बेटे, क्लियर। आल्सो देयर वाज, हाँ जी ये तो हो गया, रिस्की बट हाईली प्रॉफिटेबल, लेकिन प्रॉफिट के लिए वो अपनी जान को जोखिम में डाल देते थे, व्यापार करते थे। सक्सेसफुल मर्चेंट्स, जो सक्सेसफुल व्यापारी हुए हैं, जैसे आजकल हमारे देश में टाटा बिरला जैसे हैं, ये सक्सेसफुल मर्चेंट्स हैं। डेजिग्नेटेड एज, उनको क्या कहा जाता था, मस्तवन, उनको मस्तवन कहा जाता था, क्लियर, कौन सी लैंग्वेज में, इन तमिल में। एंड सेट्स एंड सतवांस इन प्रकृति, प्रकृति लैंग्वेज में उसको सेट्स, आजकल भी हम सेठ कहते हैं, शाहूकार जो होते हैं सतवांस, कुड बिकम एनॉर्मसली रिच, और ये बहुत रिच होते थे बेटे, याद रखना है, क्योंकि व्यापार करते थे ये। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जाता था। जैसे कौन कौन सी चीजें जो डेली रूटीन की चीजें हैं, जैसे साल्ट है, ग्रेन है, क्लोथ, metal ores and finished products like stone, like timber, medicine, medical plants, to name a few, जैसे कुछ के नाम ज्यादा फेमस हैं, जैसे नीम, तुलसी, जामुन, इनके अंदर मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ये दवाई के तौर पर यूज होते हैं, इसीलिए इनकी फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में काफी डिमांड थी, उनको सेल करने के लिए जाते थे। स्पाइसेस, जैसे हमारी हल्दी है, क्लियर, लहसुन है, अदरक है, क्लियर, स्पेशली पीपर, काली मिर्च है, काली मिर्च से कई रोग दूर होते हैं। एंड इट वाज नोन एज ब्राउन गोल्ड इन यूरोप, इसकी यूरोप में स्पेशली इन रोम में काफी डिमांड थी, और इन हाई डिमांड इन द रोमन एम्पायर, क्लियर, as were textiles and medicinal plants, and these were all transported across the Arabian Sea to the Mediterranean। ये देखो अरेबियन सी से ये मेडिटेरियन सी को जाते हैं, अरेबियन सी जो हमारे देश में है, यहाँ से
ये मेडिटेरियन सी रोमन एम्पायर में है, या हम कहें यूरोप में, वहां तक व्यापार होता था। देन कॉइन, व्यापार फिर बड़ा फूला, क्यों? क्योंकि कॉइन्स की वजह से। कॉइन्स क्या है? फॉर्म ऑफ करेंसी, करेंसी है। क्लियर? पहले एक्सचेंज होती थी गुड्स बार्टर सिस्टम के थ्रू, गुड्स के साथ गुड्स एक्सचेंज की जाती, ज्यादा बेनिफिट तो था उसका, एडवांटेज थी तो थी, लेकिन उसके साथ उसकी डिसएडवांटेज भी थी। एक तो वैल्यू कैलकुलेट करना मुश्किल था, और कई बार हमें टू पार्ट से सर्च करनी पड़ती थी, जो हमारा सामान खरीदने के लिए तैयार हो और जिस सामान की हमें जरूरत है वो बेचने के लिए तैयार हो। ये कम्प्लेक्स फीचर भी थी, और गुड्स को एक जगह दूसरी जगह कैरी करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब जब कॉइन्स आ गए तो कॉइन से हम अपनी मर्जी से अपनी चीज को सेल भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से खरीद भी सकते थे, जिसकी वजह से व्यापार ज्यादा बढ़ा। क्लियर बेटे? कॉइन्स एंड किंग्स, और राजाओं का योगदान मीन व्यापार करने के लिए राजाओं ने भी मर्चेंट्स को सपोर्ट किया। टू सम एक्सटेंट एक्सचेंजेस वर फैसिलिटेटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज। ये देखो, जब सिक्के की खोज हुई, सिक्के बनने लगे, उस समय व्यापार काफी बढ़ा। कौन से सिक्के ज्यादा पहले बने थे? पंच मार्केट कॉइन्स मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, ये सिल्वर और कॉपर के होते थे। अब आप कहोगे पंच मार्केट कॉइन्स क्या होते हैं? बेटे इनका स्टैंडर्ड वेट होता था, पंच मार्केट कॉइन्स का एक स्टैंडर्ड वेट होता था। जैसे 1 ग्राम का सिक्का बनाना है, क्लियर, या 10 ग्राम का सिक्का बनाना है, और ये ज्यादातर सिल्वर के ही बनते थे। क्लियर? और उस स्टैंडर्डाइज वेट को बनाए रखने के लिए क्या कर दिया जाता था? इसकी शेप इरेगुलर होती थी, तो इसको, जैसे ये सिक्का बना लिया, अगर इसका वेट ज्यादा है तो इसको जहां से काट दिया, या यहाँ से काट दिया, या यहाँ से काट दिया, यहाँ से, मीन इसकी शेप प्रॉपर नहीं होती थी, इरेगुलर शेप होती थी। और दूसरा, इसके ऊपर स्टैंप के साथ ऐसे थप्पा लगाया जाता था, क्लियर, ऐसे स्टैंप लगा देते थे। जैसे ये कॉइन है, इसका वेट जो इतना डिसाइडेड था उतना हो गया, और अगर वेट ज्यादा तो सिल्वर थी, उसको काट दिया जाता था, साइड से काट दिया या जहां से काट दिया। अब जब वेट सही हो गया, स्टैंडर्डाइज वेट पूरा हो गया, तो उसके ऊपर ऐसे स्टैंप लगा देते थे, इसीलिए पंच मार्क कर देते थे। जैसे हम स्टैंप लगाते हैं, उस समय वहां पंच होता था, वो मार्क करते थे, इसीलिए इसको पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं। एंड मैंने बता दिया, दे आर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर। एंड इनकी यूनिक फीचर ये थी कि इनका वेट स्टैंडर्ड का होता था, मीन स्टैंडर्डाइज वेट होता था इनका। 6th century BC ऑन बर्ड बने हैं, बट अमंगस द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड। ये देखो, मिंटेड मीन जब सिक्कों को बनाया जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज मिंटेड। एंड यूज्ड, फिर इनको व्यापार के लिए यूज करना शुरू कर दिया। These have been recovered from excavations at a number of sites throughout the subcontinent। हमने ये सिक्के कई जगह खुदवाई करने से मिले हैं। क्लियर? हमने कई जगह पर खुदवाई की और हमें ये सिक्के मिले, जिससे हमें पता चलता है कि 6th century BC ऑन बर्ड है, उस समय जो पंच मार्केट कॉइन्स बनने लग गए थे, और इनको व्यापार के लिए लोग यूज करते थे। सो न्यूमिनिस्ट्स कौन होते हैं? दोज पीपल who study the coins। ये न्यूमिस्टिक एक स्टडी है, इज द स्टडी ऑफ द कॉइन इंक्लूडिंग विजुअल एलिमेंट्स। इसके ऊपर जो विजुअल एलिमेंट्स है उसको पढ़ना, सच एज स्क्रिप्ट्स, इसके ऊपर कौन सी लैंग्वेज लिखी है, इमेजेस किसकी हैं, मेटोलॉजिकली मींस किस धात के बने हुए हैं, एनालाइज एंड द कंटेक्स्ट इन विच दे हैव बीन फाउंड, और किस कंटेक्स्ट में मिले हैं। तो उनकी स्टडी करने वालों को, इस स्टडी को करने वालों को न्यूमिस्टिस्ट कहा जाता है। ये साफ लिखा पड़ा है, न्यूमिनिस्ट्स हैव स्टडीड these and other coins to reconstruct possible commercial networks। So attempts made to identify the symbols on punch marked coins with specific ruling dynasties। जिन राजाओं ने राज किया उनके वंश को जानने की कोशिश की जाती है इन सिक्कों के ऊपर जो सिंबल्स बने उनको स्टडी करके। क्लियर? जैसे मैंने पहले ही बताया, मौर्यन काल में ये सिक्के बने हैं, इंक्लूडिंग द मौर्य, सजेस्ट दैट दीज वर इशूड बाय किंग्स। इसका अर्थ ये हुआ कि इन कॉइन्स को जो बनाने की अथॉरिटी गवर्नमेंट की थी, राजा की होती थी,
जैसे आजकल इतने कॉइनेज है या करेंसी है दैट इज इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट, सेम वाज देयर। क्लियर? जो राजा होता था वो इशू करता था। It is also likely that the merchants, bankers and townspeople issued some of these coins. जो बड़े मर्चेंट्स होते थे, मीन दे वर प्लेइंग द रोल ऑफ बैंकर्स, वो भी इन सिक्कों को इशू करते थे, बट विद द एग्रीमेंट ऑफ किंग, लेकिन राजा के साथ एग्रीमेंट करके। द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स हु इशूड बाय द इंडो ग्रीक्स। ये देखो, सबसे पहले जिन्होंने ये सिक्के इशू किए वो कौन थे? इंडो ग्रीक्स थे। क्लियर? हु एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट 2nd सेंचुरी BCE। जिन्होंने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के ऊपर, जो सब कॉन्टिनेंट का, जो हमारे देश का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उसके ऊपर काबू कर रखा था। और वो पीरियड कौन सा है? 2nd सेंचुरी BC में। क्लियर? द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड 1st सेंचुरी CE बाय द कुशान। मैंने पहले ही बता दिया। फिर उसके बाद कुशान आए, जो इंडियन रूलर हुआ है, उन्होंने फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स को इशू किया। क्लियर? पंच मार्केट मैंने बताया इंडो ग्रीक्स ने इशू किया, याद रखना होगा आपने। तो पंच मार्केट कॉइन्स हैं जो सिल्वर के होते थे ज्यादातर, जिनका स्टैंडर्ड वेट होता था, जिनकी इरेगुलर शेप होती थी, जिनके ऊपर स्टैंप की तरह पंच को मार्क किया जाता था, वो 2nd सेंचुरी BC में किसने इशू किए? इंडो ग्रीक्स ने। कब? 2nd सेंचुरी BC में। और जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स हैं वो किसने इशू किए? 1st सेंचुरी CE में। कुशान वंश, कुशान का राजा था, कनिष्क इनका राजा था। क्लियर? कुशान ने। These were virtually identical in weight। ये देखो, इनका भी वेट प्रॉपर होता था। With those issued by contemporary Romans। ऐसे कॉइन्स रोमन्स ने, रोमन एम्पायर थे, उन्होंने भी इशू किए थे। करिए? हाँ जी बेटे, ये रहा कंटेम्परेरी रोमन एम्परर्स एंड द प्रतिहांस। प्रतिहांस कौन है? ईरानी रूलर्स। आपने थीम 3 में पढ़ा था, +1 में, वहां सन्यास भी हुए हैं और प्रतिहांस भी हुए हैं। ये ईरानी रूलर्स थे एंड दे वर द राइवल्स ऑफ रोमन एम्परर। रोमन एम्पायर के ये विरोधी थे। क्लियर? एक ही समय हुआ है ये दोनों एम्पायर। रोम में रोमन का राज था, रोमन एम्पायर था, और ईरान में ईरानी रूलर्स राज कर रहे थे, आपस में ये लड़ते रहते थे। क्लियर? एंड हैव बीन फाउंड फ्रॉम सेवरल साइट्स इन नॉर्थ इंडिया। और हमारे नॉर्थ इंडिया की बहुत सी जगहों से ये सिक्के हमें मिले हैं एंड सेंट्रल एशिया से भी मिले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंडिया है, ईरान है, रोम है, जो सेंट्रल एशिया, दे वर कनेक्टेड विद वन अनदर, विद ईच अदर थ्रू ट्रेड। व्यापार करते थे जी आपस में, इसीलिए हमें हमारे कॉइन्स वहां मिले हैं रोम में, रोम के कॉइन्स हमारे देश में मिले हैं। इट मीन्स व्यापारी आते जाते थे। द वाइड स्प्रेड use of gold coins indicates the enormous value of the transaction that were taking place। मीन्स जो गोल्ड कॉइन्स बहुत जगह मिले हैं, क्योंकि बहुत मात्रा में वर्त तो हो रही थी, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वो किस चीज का संकेत है? इस चीज का संकेत है कि व्यापार बहुत ज्यादा होता है, ट्रांसैक्शन बहुत ज्यादा हो रही थी उस समय, व्यापार शिखरों पर था, टॉप पर था, उन्नति हो चुकी थी व्यापार की, ये अपने शिखर पर था, क्लाइमैक्स पर था हम जिसको कहें, और हर जगह व्यापार हो रहा था। बिसाइड्स, इसके बिना क्या है? बिसाइड्स, जरा बेटे, बिसाइड्स हॉर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स। हॉर्ड्स मीन द टेरी, बहुत से सिक्के एक जगह मिले, उसको हॉर्ड्स बोलते हैं। हॉर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन साउथ इंडिया। जो हमारा ये रहा साउथ इंडिया, वहां भी हमें बहुत से जगहों पर सिक्कों की ढेरी मिली है, मीन काफी मात्रा में सिक्के इकट्ठे मिले हैं। इट इज ऑब्वियस, तो ये किसी का संकेत है, इट इज ऑब्वियस दैट
Networks of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of Roman Empire, but there were close connections through trade. ये देखिए, रोमन एम्पायर कहाँ है? यूरोप में, क्लियर। और साउथ इंडिया कहाँ है? एशिया में। अब साउथ इंडिया में हमें रोमन सिक्के मिल रहे हैं, उसका क्या अर्थ हो गया कि उन्होंने साउथ इंडिया पर कब्जा कर रखा था, पॉलिटिकल बाउंड्री था साउथ इंडिया की? नो, इसका अर्थ ये है कि वो आपस में जुड़े हुए थे, उनके अंदर कनेक्शन थी, रिलेशंस थे। कैसे रिलेशन? कमर्स और बिजनेस के। एंड दे वर कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, वो आपस में व्यापार करते थे, इसीलिए उनके सिक्के हमारे साउथ इंडिया में मिले। साउथ इंडिया में वो स्पाइसेस खरीदने आते थे, पीपर खरीदने आते थे, क्लियर। और हम वो चीजें बेचते थे, बदले में उनसे सिक्के लेते थे, क्योंकि वो हमारी करेंसी है और हमारे घरों में, हमारे बैंकर्स के पास वो हमें मिले हैं। कॉइन्स वर आल्सो इशूड। अब इशू कौन करता था कॉइन्स को? मैंने बताया किंग्स भी इशू करते थे। अभी आप पढ़ के हटे हो, किंग जो गवर्नमेंट होती थी उस समय की, मनार्चल गवर्नमेंट। और इनके बिहाफ पर, इनके कहने पर जो बैंकर्स, बड़े व्यापारी होते थे, वो भी इसको इशू करते थे। अब थर्ड, जो किंग के अंडर कंट्रोल में होते थे, सुपरविजन में होते, जैसे ट्राइबल पीपल, इनको टैक्स देते हैं, वो भी कॉइन्स इशू करते थे। कई बार ये राजा के कांटेक्ट में होते थे, कई बार ये राजा के राइवल होते थे, क्लियर, मीन विरोधी होते थे। इनकी अपनी सरकार होती थी, ये अपने सिक्के बनाते थे, ये राज के अंदर राज, क्लियर। कॉइन्स वर आल्सो इशूड बाय ट्राइबल, ये देखो साफ साफ लिखा पड़ा है, रिपब्लिक सच एज दैट ऑफ युद्धवान्स ऑफ पंजाब। ये युद्धवान्स ऑफ पंजाब मीन ये किसी के कब्जे में नहीं रहे, कंट्रोल में नहीं रहे, ये अपने आप ही रिपब्लिक, गणतंत्र कबीले थे। इनका राज है जो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता था, बल्कि चुने गए व्यक्ति राज करते थे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिपब्लिक्स। तो उन्होंने भी इशू किए हैं, जो पंजाब और हरियाणा के युद्धवांस हुए हैं, वाई ए यू डी, युद्ध, पी वाई, युद्धवांस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। ये एक ट्राइबल कबीला था और इनका जो राज था वो रिपब्लिक इन नेचर था। कौन सा था? रिपब्लिक मीन मैटर ऑफ पब्लिक। लोग अपने राजा को या जो उनके ऊपर राज करेंगे उनको चुनते थे, जैसे आजकल हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। फर्स्ट सेंचुरी की बात है ये, फर्स्ट सेंचुरी, क्लियर। Archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by the Yudhvans, pointing to the latest interest and participation in economic exchange. जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट्स हुए हैं, हमारे पुरातन विभाग के इतिहासकार या हम कहें खोजी हुए हैं, उन्होंने हजारों की गिनती में कॉपर कॉइन्स को भी ढूंढा है, उनको मिले हैं। और ये कॉपर कॉइन्स किसने इशू किए हैं? युद्धवांस ने इशू किए हैं। और ये क्या संकेत दे रहे हैं, हमें क्या बता रहे हैं? पॉइंटिंग, पॉइंटिंग मीन संकेत दे रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि युद्धवांस का भी इकोनॉमिक एक्सचेंज में, व्यापार में इंटरेस्ट था, वो भी पार्टिसिपेट करते थे, वो भी अपनी गुड्स को सेल करते थे, बदले में कॉइन्स लेते थे, या जो चीजें खरीदते वो कॉइन्स के थ्रू खरीदते थे, क्लियर। सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्युलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो अच्छे सिक्के हैं वो गोल्ड के बने हुए, वो गुप्ता रूलर्स ने इशू किए हैं। मैंने पहले ही बताया, जो 4th सेंचुरी है, that is known as golden period of India, and here Guptan rulers were ruling that time. The earliest issues are remarkable for their purity, means शुद्ध purity थी सोने में, जो उन्होंने सिक्के इशू किए हैं। These coins facilitated long distance transaction from which kings also benefited. मैंने पहले ही बताया, यहाँ चाइना है, चाइना के व्यापारी भारत से होते हुए यहाँ यूरोप में, रोम में जाते थे, क्लियर, क्या बेचने के लिए? अपना सिल्क। और रोम से वो क्या लेके आते थे? कॉइन्स, किसके बने हुए? सिल्वर और गोल्ड के। और वापस जब जाते थे, ये देखो सिल्क एक एक्सपेंसिव आइटम है, जब यहाँ से जाते तो भी उनको ठगे जाने का डर था, जब वहां से वापस आते थे उनके पास गोल्ड और सिल्वर होता था, वापस जाना उन्होंने चाइना, तो भी उनको डर था, क्योंकि सोना और चांदी दोनों एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। उस समय जो है गुप्ता पीरियड था, पहले कुशान्स ने ऐसा किया, फिर गुप्ता वालों ने क्या किया कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे,
आप सेफली यहाँ जा सकते हो, सेफली चाइना भी आ सकते हो, आपको कोई लूटेगा नहीं, कोई मारेगा नहीं। हमारे सैनिक हर जगह मौजूद होंगे आपकी हेल्प करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए, लेकिन बदले में आपको टैक्स देना होगा। टैक्स क्या? इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो इतना गोल्ड आ गया गुप्तास के पास कि उन्होंने गोल्ड कॉइन्स ही इशू कर दिए। क्या कर दिए? गोल्ड कॉइन्स इशू कर दिए बेटे। क्लियर? द अर्लीस्ट इश्यूज आर रिमार्केबल, मैंने बता दिया कि वो अपनी प्योरिटी के लिए प्रसिद्ध थे कॉइन्स। दीज कॉइन फैसिलिटेड, तो ये पता चल गया लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रांजेक्शन हो रही थी वो राजों के लिए बेनिफिटेड थी, फायदेमंद थी। फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड, 6वीं सदी से लेकर ऑनवर्ड जो है, कॉइन्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स टेपर ऑफ, तो गोल्ड कॉइन्स की जो है हमें खोजें, गोल्ड कॉइन्स नहीं मिले, वो खत्म हो गए थे, टेपर ऑफ, कमी हो गई थी गोल्ड की इंडिया में। क्यों? Does this indicate that there was some kind of an economic crisis? इसका अर्थ ये है कि कोई आर्थिक समस्या आ गई थी, जैसे अब कोविड आ गया, सभी देशों की इकोनॉमी तहस नहस हो गई, खत्म हो गई, बर्बाद हो गई। जो डेवलप्ड कंट्री थे उनकी इकोनॉमी भी डामाडोल हो गई है। क्लियर? ऐसे उस समय कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। हिस्टोरियंस आर डिवाइडेड ऑन दिस इशू, तो हिस्टोरियन इस इशू को लेकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। सम सुजेस्ट, कुछ तो कहते हैं, दैट विद द collapse ऑफ वेस्टर्न रोमन एम्पायर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन, क्योंकि 7th सेंचुरी तक रोमन एम्पायर खत्म हो गया था। जब रोमन एम्पायर खत्म हो गया कहते, तो व्यापार भी लड़खड़ा गया, लुढ़क गया, व्यापार भी खत्म हो गया, क्योंकि ट्रेड रोम के साथ ही हो रहा था। एंड दिस अफेक्टेड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द स्टेट्स, और इसी ने जो खुशहाली थी राज्यों की उसके ऊपर असर डाला, कम्युनिटीज की खुशहाली के ऊपर असर पड़ा। एंड रीजन्स दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट, और वो क्षेत्र जो इस व्यापार से फायदा उठा रहे थे उनको भी नुकसान हुआ। ऑन द अदर साइड दूसरा ग्रुप क्या कहता है? अदर आर्गूज दैट न्यू टाउन्स एंड नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड स्टार्टेड emerging अराउंड दिस टाइम। कहते हैं इस समय तक 7th सेंचुरी तक, मीन 6th सेंचुरी ऑनवर्ड से लेकर न्यू टाउन्स और न्यू नेटवर्क्स ऑफ ट्रेड है जो वो स्टार्ट हो गए थे, नए कस्बे, नए शहर, नए रास्ते बन गए थे। क्लियर? दे आल्सो पॉइंट आउट दैट जिसकी वजह से रोम के साथ व्यापार नहीं रहा, अब ये वहां से सिल्वर और गोल्ड आना बंद हो गया और खुशहाली के ऊपर असर पड़ा। They also point out that though finds of coins of that time are fewer, coins continue to be minted in inscription and text। कहते चाहे उस समय गोल्ड की कमी हो गई थी जिसकी वजह से ज्यादा सिक्के गोल्ड के नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी कुछ बनते थे। क्लियर? और इंस्क्रिप्शन जिनके ऊपर लिखा जाता था या टेक्स्ट, उसमें भी सिक्कों के बारे में बात की गई है। Could it be that there are fewer finds because coins were in circulation rather than being hard? अब कहते पहले कॉइन्स को इकट्ठा करके रखने का रिवाज था, अब व्यापार ज्यादा डेवलप्ड हो गया था, इसीलिए कॉइन्स को वो इकट्ठा करके नहीं रखते थे, उल्टा सर्कुलेशन में रखते थे। क्लियर? तो ये देखो आप, ये तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूमिनिस्टिक्स क्या होता है, एक स्टडी ऑफ कॉइन्स होती है जिसके अंदर कॉइन्स को स्टडी किया जाता है। और ये फिगर 2.7 है बेटे, ये पंच मार्क्ड कॉइन है, सो नेम्ड बिकॉज सिंबल्स वर पंच्ड और स्टैम्प्ड ऑन टू द मेटल सरफेस। मैंने बताया ही आपको, जो सिल्वर मेटल है उसकी सरफेस के ऊपर जो अमेजेस हैं, ये अमेजेस दिखाई दे रहे हैं, ये या तो स्टैम्प्ड की गई हैं या पंच किया गया। क्लियर? इसीलिए इसका नेम पंच मार्क रख दिया। ये युद्धवान कॉइन है जो युद्धवान ट्राइबल पीपल्स ने इशू किया था, जो पंजाब और हरियाणा में थे। और ये गुप्ता कॉइन्स हैं। क्लियर? इनकी शेप देखो, इनका डिजाइन देखो, ये यूनिक फीचर्स है गुप्ता कॉइन्स की। तो ये है आपका बेटे पूरी ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड की हिस्ट्री और स्टोरी जो आपने पढ़नी है, याद करनी। ओके बेटे?